आरक्षण ही नहीं रहेगा तो हम पढ़ाई लिख करके क्या करेंगे, नौकरी करके क्या करेंगे, रुपया कमा कर क्या करेंगे। जय हिंद दोस्तों, ओवर नाउ इट इज प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यह इस चैनल का पहला वीडियो है। अपनी बात को बहुत ही जटिल शब्दों का इस्तेमाल करके, जटिल वाक्यों का इस्तेमाल करके, जटिल से जटिल तथ्यों का इस्तेमाल करके और आम आदमी के दिमाग में किसी एक तरफा बात को भरने का प्रयास करना कितना प्रासंगिक है, कितना तर्कसंगत है और कितनी अच्छी बात है, खासकर एक ऐसे व्यक्तित्व के लिए जिसको भारत के स्तर पे सभी लोग जानते हैं, सभी उनकी इज्जत करते हैं। इनफैक्ट इज्जत मैं भी करता हूं, शिक्षक मैं भी हूं। जी हाँ, हम बात करने जा रहे हैं विजेंद्र चौहान सर का, जिनको आपने बहुत अच्छे लेवल पे देखा है। उनको मॉक इंटरव्यूज में आपने देखा होगा, दृष्टि आईएएस के प्रांगण में, या फिर बहुत अलग अलग तरीकों से आपने उन्हें देखा होगा। आजकल सर शिक्षा के क्षेत्र को छोड़ करके कुछ राजनीति में कुछ एक तरफा आरक्षण को लेकर जो बार बार बातें किए जा रहे हैं, ये बातें गले से उतर नहीं रही हैं। हम भी उनके बहुत बड़े प्रशंसक रहे हैं, लेकिन आज ये वीडियो उनके खिलाफ जाकर के मुझे बनाना पड़ रहा है, क्योंकि सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं ना जो बातों का जवाब नहीं देते, घुट के रह जाते हैं, या फिर वो इनेबल नहीं है उस चीज को करने के लिए। उन सारे व्यक्तित्व की बातों को लेकर के आज हम इस प्लेटफॉर्म पे आए हैं, इस बात का कटाक्ष करने के लिए कि सरकार एक तरफा किसी मुद्दे को लेकर के बोलना, उठाना कहां तक प्रासंगिक है। तो आइए शुरू करते हैं अपनी बातों को। सर, सबसे पहले मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि शिक्षा के विस्तृत फैलाव के चित्र को छोड़ करके अपनी पोटेंशियल को बार बार आरक्षण के क्षेत्र में अपनी बातों को थोपना और मनवाने का प्रयास करना कहां तक प्रासंगिक है? क्या आपने एक शिक्षक होने की फर्ज को संजोए रखा है? आप इस बात का जवाब नहीं दे सकते हैं। शिक्षक एक ऐसा शब्द है जो इंटीग्रेट करके चलता है सभी को, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सवर्ण हो, दलित हो, कुछ भी क्यों ना हो। एक शिक्षक के लिए सिर्फ एक आंख होती है हर एक वर्ग को देखने के लिए, लेकिन आप एक शिक्षक होते हुए एक वर्ग को बार बार प्रमोट करने का काम कर रहे हो और एक वर्ग आपको नहीं दिखता जिसको बार बार आप जिसका पैर पकड़ के खींचने का प्रयास कर रहे हो। ये कहां तक तर्कसंगत है? सबसे पहले एक पोस्ट हम आपको दिखाते हैं कि भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक पोस्ट किया, जिस पर उन्होंने क्या लिखा है आप ये देख सकते हैं, और उनके पोस्ट को सर ने पोस्ट किया और उस पर क्या लिखा है इसको भी आप एक बार देख सकते हैं। एक पर्टिकुलर जन समुदाय के लिए किसने भीमटा, किसने गलत सही शब्दों का इस्तेमाल किया, ये तो हम नहीं जानते, क्योंकि हमने भी उसको इस्तेमाल नहीं किया है। भारत का दूसरा नागरिक औपचारिक रूप से सबको इंटीग्रेट करने का, एकीकृत करने का प्रयास कर रहा है, जिसे आप अनौपचारिक रूप से इस तरीके की बात कह रहे हैं कि जिसे भीमटा कहा जाता है। आप उसी वर्ग से आते हैं और उसी वर्ग को बदनाम करने के लिए सीधे सीधे 15 लाख लोगों को आपने एक शब्द में ये बात बता दिया कि उन्हें भीमटा कहते हैं। जो नहीं जानता था वो भी जान गया। ये बात कहां तक अच्छी है सर? दलित वर्ग के विकास के बारे में आप सोचते हैं या फिर उनके विनाश के बारे में सोचते हैं? सर का एक दूसरा वीडियो है जिसमें शेषु सिंह जी हैं, और उन्होंने शायद सर की वीडियो में कमेंट किया था आरक्षण के लिए कि 40% पाने वाले चयनित हो जाते हैं और हम 60% पाकर के छट जाते हैं। सर, सबसे पहले तो आपको एक बात बता दूं ना कि आपका छोटा बच्चा अगर ये कहता है कि मेरे पैर में दर्द हो रहा है ना, तो वो इसलिए नहीं कह रहा है कि आप एक डंडा और मार करके उसके दर्द को बढ़ा दो। आप एक बड़े पद पे हो। शेषु सिंह जी ने अगर ये बात कह दिया तो उन्होंने ये दूर दूर तक आशा भी नहीं किया होगा कि आप इसी वीडियो के अंत में ये कह रहे हो कि आरक्षण को और बढ़ा देना चाहिए। तो इसका मतलब है आरक्षण की जरूरत और ज्यादा है। कहां तक तर्कसंगत है ये? किस तरीके से आप इस बात को कह रहे हो कि आरक्षण और बढ़ा देना चाहिए? कहा जाता है कि जही पैरन ना फटे बेवाई से का जाने पीर पराई। आप जिस वर्ग से आते हो ना, उस वर्ग में सच में 40% पाकर के लोग चयनित हो जाते हैं, तो आप क्या समझोगे कि वो दर्द क्या होता है ना जो 60% पाकर के पीछे रह जाता है? आपको ये बात समझ नहीं आने वाली। शेषु सिंह जी ने बात कहा होगा ना, दर्द से कहा होगा, आपने तो उनके दर्द को डबल कर दिया ना। कहां तक अच्छी बात है ये? अब हम आपकी अगली वीडियो को दिखाते हैं। आपने बार बार बात की है ईडब्ल्यूएस आरक्षण के बारे में, मतलब ईडब्ल्यूएस आरक्षण के बारे में आपके अंतर्निहित विचार जो है ना, उन्हें हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। आप ये कहते हैं कि क्यों सवर्ण को ईडब्ल्यूएस में रखा गया, दलितों को क्यों नहीं रखा गया? सर, आपसे बताएं, दलित वर्ग को मिलने वाला आरक्षण ना बहुत ज्यादा है और उनसे बहुत कम मात्रा में ईडब्ल्यूएस दिया गया है, और ईडब्ल्यूएस आरक्षण बनाने वाला सर बुरा न मानिएगा, कहीं आपसे ज्यादा दिमाग रखता होगा, आपसे ज्यादा अपनी बुद्धि रखता होगा, इसलिए उसने बनाया होगा। क्यों? क्योंकि गरीबी का अगर स्तर देखा जाए तो आज भी बहुत सारे गरीब लोग ऐसे सवर्ण में हैं जो अगर दिन में काम ना करे तो शाम को उनका पेट ना भरता हो। आप उनमें भी दलित वर्ग को ले आने की बात कर रहे हो। मतलब दलित ऑलरेडी 60 नंबर का, एक एग्जांपल ले रहे हैं कि 60 नंबर का उसमें अगर आरक्षण पाया हुआ है और वहीं पर मात्र 40 नंबर का आरक्षण ईडब्ल्यूएस को दिया गया है, तो आप उस ईडब्ल्यूएस की परसेंटेज में, उनके कोटा में भी दलित को घुसाना चाहते हो, जहां उनके आरक्षण 60 से 80 हो जाए। ये कौन सी बात होती है?
एक आरक्षण ईडब्ल्यूएस को मिला हुआ है, वो भी आपको हजम नहीं होता, आप बार बार उसी पे बात करते चले जाते हो। क्या वही आरक्षण दलित वर्ग को मिला हुआ है? ये नहीं दिखता आपको। और बार बार आप जटिल शब्दों में कहते हो कि उनकी परसेंटेज कितनी है, उनकी आबादी कितनी है। अरे आप देखो ना, रियल आबादी कितनी है, आपको नहीं पता है रियल आबादी कितनी है? रियल आबादी के बाद भी अपनी कुछ चीज होती है, अपनी मानवता होती है कि नहीं? इस देश को चलाने के लिए कोई व्यवस्था होती है कि नहीं होती है? जो 40 नंबर पा करके चयनित हो जाए, 80 नंबर वाला बैठा रह जाए, ये नहीं होता है। आप जिस वर्ग से आते हो, जिस समय आपका सिलेक्शन हुआ होगा, आपसे 10 नंबर पा करके समाज में बहुत सारे लोग छट गए होंगे, आप उनसे 10 नंबर पा करके इतना ज्ञान देते हो आकर के यहाँ पर, इतने लोग आपकी इज्जत करते हैं। शायद वो 10 नंबर अधिक वाला आपके बगल में बैठा होता तो आपके लोग इतनी इज्जत करते, आपको इतना सम्मान देते, क्या आप उनसे आगे निकल पाते? पॉसिबल होता ये? नहीं होता। आपके लहजे में अगर ये कहा जाए सर, तो सीधा सीधा उनको आईएएस बना दिया जाए ना, क्या जरूरत है? वो लोग 40 नंबर 30 नंबर पाते हैं, देश को चलाए? चलेगा देश? क्यों नहीं चलेगा? 40 नंबर वाले देश चलाएंगे, 80 नंबर वाले मजदूरी कर लेंगे, पेट तो तभी भी भर जाएगा उनका, तब तो आपको शांति मिल जाए। शायद सवर्ण आपको नहीं दिखता कभी, सवर्ण के लोग नहीं होते। आप कौन से शिक्षक हो जो सवर्ण को बार बार फाइट करते हो? क्या सवर्ण से आने वाले बच्चे आपको फॉलो नहीं करते? आपको फॉलो करते, कम से कम उनके लिए भी 2 शब्द बोल दिया करो कभी कभी। आजकल सवर्ण से आने वाले कितनी बच्चों ने सुसाइड कर लिया अधिक नंबर पाकर के चयन न होने पर, कितने घर के घर उजड़ गए। आपने कभी उस पर वीडियो बनाया क्या? आपने कभी बोला उस पर? आप किसी दलित बिरादरी के एक व्यक्ति को बताओ जिसने सुसाइड किया हो, वो नहीं करेगा। आप इतना ही प्रमोट करना चाहते हो ना सर, तो उनको बोलो ना कि वो पढ़ें। जिस समय वर्ण व्यवस्था की गई थी उस समय दलित वर्ग को कोई अधिकार नहीं था, न मंदिरों के लिए, न किसी के घर जाने के लिए, न किसी के साथ बैठने के लिए कोई अधिकार नहीं था। उस समय ये आरक्षण तर्कसंगत था, प्रासंगिक था। हम इस चीज का फेवर करते हैं, लेकिन समय ने अपने आप को संशोधित किया। हर एक कानून में संशोधन हो सकता है। इस समय दलित वर्ग आपके पद पे बैठ सकता है, एक गुरु बन सकता है, लोगों से अपने पैर को पुजवा सकता है, हर एक मंदिर में जा सकता है, हर एक काम को कर सकता है, हर एक संवैधानिक पद पे बैठ सकता है। तो क्या ये चीज संशोधित नहीं होना चाहिए? बस इसी को संशोधित नहीं करना है, बाकी सारे कानून में अमेंडमेंट चलेगा, इसमें नहीं चलेगा। अरे सर, सारे के सारे नियम कानून जितने भी यहां बने हुए हैं ना, इन सबसे ऊपर एक भगवान का शाश्वत नियम है जिसका नाम है मानवता। हर एक चीज को समझाने से पहले मानवता से कोई बात अगर पूछा जाए ना, तो शायद आप इंटीग्रेट कर सकते हैं बच्चों को। बहुत सारे बच्चे आपके खिलाफ एक वर्ड नहीं बोलते हैं, जानते हैं क्यों? क्योंकि वो आपकी इज्जत करते हैं। मैं भी आपकी बहुत इज्जत करता हूं, और अब पहले तो और ज्यादा करता था, लेकिन आप बुरा ना माने, ये इज्जत कम होती जा रही है क्योंकि मैं सवर्ण से आता हूं और मुझे भी सवर्ण भी दिखते हैं, मुझे ओबीसी भी दिखते हैं, लेकिन आपको सिर्फ दलित क्यों दिखते हैं? आप हमेशा अपना कटाक्ष, हमेशा अपना विपरीतार्थक शब्दों का इस्तेमाल हर समय अगेंस्ट क्यों बोलते हैं सवर्ण के? सवर्ण ने क्या ले लिया है आपको? अरे सवर्ण ही है तो आप उस पद पे अपने आप को प्रकाशित कर पा रहे हो। आप खुद अपने चैनल पे जाकर के देखो कि सवर्ण से आने वाले, ओबीसी समुदाय से आने वाले कितने बच्चे आपके प्रशंसक और फॉलोअर हैं। सर, अगर आप हमारी वीडियो देख रहे हो ना, तो हम आपको कुछ ऐसे रोचक वीडियो दिखाने जा रहे हैं कि आप भी 2 मिनट के लिए हंस दोगे इस वीडियो को देख करके। जरा आप देखो, आप इन लोगों को आरक्षण देने की बात करते हो ना, आरक्षण ही नहीं रहेगा तो हम पढ़ाई लिख करके क्या करेंगे? नौकरी करके क्या करेंगे? रुपया कमा कर क्या करेंगे? एलएलबी कर रहा हूँ। एलएलबी कर रहे हो? लॉ कर रहा हूँ। एलएलबी का फुल फॉर्म बताइए। हैं? एलएलबी का फुल फॉर्म एलएलबी का फुल फॉर्म होता है, हाँ बताइए। बैचलर। ये बैचलर, एलएलबी में बैचलर कहाँ से आ गया? ये हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं। हाँ, सब क्या करते हैं? जैसे बोलते रहते हैं सब, इन्हें बोल न बताओ, वो करो, ये करो। क्या बचाए? और इन लोगों को सवर्ण के अगेंस्ट जाकर के गद्दी पर बैठाने का काम करते हो। जरा इनको देखो। सर, मैं तो आपसे बहुत छोटा हूं, नसीहत तो नहीं दे सकता, लेकिन एक रिक्वेस्ट कर सकता हूं सर। बार 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 बाबा साहब को हाईलाइट करना गलत नहीं है, वो है, वो डिजर्व करते हैं इस चीज को, लेकिन बहुत अच्छी चीज को भी बार बार कहा जाए ना, तो वो चीज निगेटिविटी क्रिएट करने लग जाती है। ये बात आप जानते होंगे। तो आप बार बार जो उल्टा शब्दों का इस्तेमाल करते हो कि भीमराव अंबेडकर, बाबा साहब का अपमान, ये वो, इनको बताओ ना कि उन्होंने क्या कहा है, शिक्षा के लिए उन्होंने क्या कहा है। जो बार बार इनको आरक्षण अधिक अधिक करते करते आप एक दिन 10 नंबर और 90 नंबर पर लेकर के आओगे ना, इनको बोलो कि पढ़ ले, कुछ जानकारी ले ले। बाबा साहब के फोटो को झुलाने से कुछ नहीं होगा, एक तरह का अपमान है उनका। इनको बोलो कि उनके द्वारा बताए गए चीजों को फॉलो करें, उनकी राह पर चलने का प्रयास करें, ये झंझट ही खत्म हो जाएगा। जो आप बार बार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आके बोलते हो ना कि इतना कम करो कम करो, सर आपकी टीआरपी ऑलरेडी बढ़ी हुई है, आप इसका टेंशन मत लीजिए।
आजादी के कितने दिन बीत गए आपको पता है ना, लेकिन पिछले 2-4 सालों से हम ये देख पा रहे हैं कि बाबा साहब को उस तरीके से हाईलाइट किया जा रहा है, किस किस तरह के सोशल मीडिया पे वीडियोस आ रहे हैं। आखिर ये लोग आप कहां थे इसके पहले, 3-4 साल 5 साल पहले कहां थे जो आज का झंडा लेकर के घूम रहे हैं। दुनिया उनकी इज्जत करती है, हम भी करते हैं, लेकिन आप लोगों ने उनको इस राह पे आगे खड़ा कर दिया है ना कि कोई भी बोल देगा। जब दिन भर हर जगह पे हर समय पे कोई जय भीम जय भीम जय भीम उल्टा पुल्टा बोलेगा, तो कोई भी एक बार इन शब्द का इस्तेमाल जरूर करेगा कि क्या बार बार लगा रखे हो। बस मिल गया आपको अपमान 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 कहने का एक मुद्दा। लेकिन आप जब 15 लाख लोगों को एक बार बताते हो कि इनको भीमका कहा जाता है, क्या वो अपमान नहीं होता? वहां भी बोलो ना कि हमने अपमान किया है, हमने बताया है, लोगों को अवगत कराया है। अरे सर, कभी आप उन शहीदों को भी एक बार याद कर लो ना। इन 15 लाख लोगों को एक बार बताओ कि भारत में कुछ लोग शहीद हो गए भारत की वेदी पर, जिसका रिजल्ट आपका बड़ी सुकून से अपने घर में बैठ करके ये वीडियो बनाना है, वरना आज आप वीडियो नहीं बना पाते। सर एक बात मेरे समझ में नहीं आती, मैंने भी पढ़ा है, आपने बहुत ज्यादा पढ़ा है, आपके आगे हमारा कोई वजूद नहीं है, लेकिन आप और आपकी जो कम्युनिटी है वो बार बार कहती है कि बाबा साहब ने संविधान लिख दिया, भारत को एक बहुत बड़ा लिखित संविधान दे दिया, ये नहीं सही है। मेरी एक बात का कोई भी जवाब दे दिया, आप भी इस पर एक वीडियो बना देना कि बाबा साहब ने संविधान कैसे लिख दिया। संविधान सभा में सदस्यों की संख्या 389 थी। भारत में जो संविधान है, लिखित संविधान है, उसकी अलग अलग शक्तियां कहां से ली गई हैं। संसदीय व्यवस्था जो है वो ब्रिटेन से ली गई है, मौलिक अधिकार जो लिया गया है वो अमेरिका से लिया गया है, इमरजेंसी की जो व्यवस्था है वो जर्मनी से ली गई है, मौलिक कर्तव्य रूस से लिया गया है, स्वतंत्रता और समानता फ्रांस से ली गई है, राष्ट्रपति के चुनाव की जो व्यवस्था है वो आयरलैंड से ली गई है, समवर्ती सूची जो है वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। ये सारी की सारी व्यवस्थाएं जब दूसरे देश की कॉपी की गई हैं और उसके बाद भी जो संविधान में संशोधन करके लिखा गया है, तो सबने अपना अपना मत दिया है। तो एक आदमी के ऊपर आप कैसे कह सकते हैं कि बाबा साहब ने लिख दिया? हाँ, बाबा साहब उसके हेड थे, समझ में आता, उन्होंने बहुत ज्यादा मेहनत किया, ये सही है, उन्होंने मैक्सिमम मेहनत किया, ये सही है, लेकिन सब किया है, ये कहां तक सही है? एवं के संविधान के अंतिम पेज पे 284 लोगों का साइन किया गया है, फिर आप एक आदमी को कैसे कहते हो कि एक आदमी ने संविधान लिख दिया? तो कहीं ना कहीं बाबा साहब को बदनाम करने का प्रोपेगेंडा जो है वो तो आप लोग ही फैलाते हो। आप लोग उनको कितना सम्मान करते हुए तो दिख जाता है ना। और पिछले कुछ वीडियोस हमने आपको दिखाए, आप उन लोगों को पहले बोलो ना कि वो सीख जाए कि बाबा साहब का सम्मान कैसे करते हैं। इस तरीके से होता है क्या सम्मान? आपने देखा है कहीं? आप एक बहुत बड़े पद पे हो, आपकी गैर मौजूदगी में इस तरीके का सम्मान कोई करे तो कितना अच्छा लगेगा, एक बार आप अपने पे सोच लेना। लास्ट में एक लाइन कहना चाहता हूं सर कि आरक्षण खत्म होना चाहिए या एटलीस्ट बहुत कम होना चाहिए। सरकार इस चीज पे काम कर रही है, आपको बहुत तकलीफ हो रहा है, आप जैसे और लोग भी हैं जिनको तकलीफ हो रहा है, तो मैं बताना चाहता हूं सर कि 80 नंबर पा करके चोर बनने वाला व्यक्ति 60 नंबर पा करके पुलिस बनने वाले व्यक्ति के हाथों किस तरीके से आएगा ये आप भी जानते हो। 60 नंबर 50 नंबर पा करके बना हुआ व्यक्ति अगर एसआई है और 80 नंबर पा करके बना हुआ व्यक्ति अगर चोर है तो उसकी चोरी भी नेक्स्ट लेवल पे होगी, जबकि एक एसआई का उसको पकड़ना उसके लेवल से बहुत कम का होगा। इसलिए आरक्षण को कम करना जरूरी है। आरक्षण को कम करना क्यों जरूरी है, इसके बहुत सारे फैक्टर्स हमारे पास हैं, बहुत सारे लोग कमेंट भी करेंगे इस चीज पे, आप भी समझते हो। वीडियो लंबी ना हो इसलिए बना नहीं रहे। और हाँ, मेरा अगला वीडियो इस चीज पे होगा ना कि आप अपने शिक्षा के विस्तृत क्षेत्र को छोड़ करके राजनीति में अपनी भागीदारी दिखाने का प्रयास जो कर रहे हैं ना, उसके खिलाफ मेरी अगली वीडियो होगी। और आपके उन हर वीडियो में कही गई बात का जवाब हम कटाक्ष के रूप में देंगे और आप सुनना। बाकी कोई गलती हुई हो तो आप बड़े हो, हम छोटे हैं, इसको समझ के माफ करना। और आप सभी पब्लिक से मैं बात कहना चाहता हूं कि आपको बुरी लगे तो माफ करना हमारी बातों को, लेकिन अपने कमेंट जरूर देना कि हमारी कही हुई हर एक बात कहां तक गलत है और इसे कहां तक सही करना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।